उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। नमस्ते दोस्तों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपका भोकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके मैट्रिक का मॉडल सेट का मोस्ट 50 VVI क्वेश्चन, जिसको हम लोग ताबड़तोड़ देखेंगे और आशा करेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाए और इसका आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि यह बिहार मॉडल सेट है। अर्थात बिहार सरकार ने कहा है कि इसी के आधार पर क्वेश्चन आपका आएगा। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट को चेंज किया जाए और कुछ नहीं किया जाएगा, इसीलिए इन सारे क्वेश्चनों को आप आराम से बना लीजिएगा। तो चलते हैं बिना देर किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में अभी के इस वीडियो क्लास में जो भी तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। यहाँ आप देखिए, अंग्रेजी दिया है कंपोजिट नंबर। ए बाबू, संयुक्त संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। अर्थात संयुक्त संख्या का दूसरा नाम भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या का दूसरा नाम संयुक्त संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे, अपने आप से कटे और इसके अलावा किसी अन्य से कटे। तो आप ऑप्शन में देखो, एक केवल एक से कटता है, दो एक और अपने आप से कटता है, तीन एक और तीन से कटता है, लेकिन चार एक और अपने आप के अलावा दो से भी कटता है। इसका मतलब जो संख्या एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटेगी उसे ही संयुक्त या भाज्य संख्या कहेंगे। इस प्रकार हमारा डी राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाई है। जिन्होंने भी पढ़ा होगा, जिनको हमने पढ़ाया है, उन्हें मैंने बार बार बताया है कि बाबू पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारा ए नंबर राइट होगा। लेकिन यही पाई का वैल्यू यदि आपको डायरेक्ट पाई नहीं देकर 22/7 पूछता, तब बाबू यह एक परिमेय संख्या होती। लेकिन यहाँ पर पाई पूछा गया है, इसीलिए पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए हमारा सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ 3/12 था। यदि 3/12 को हम कटाएंगे तो देखिए 1/4 आता है और रूट अंडर आता है। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसका मतलब 3/12 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ इसको देखिए, तो यहाँ पर कट के आएगा रूट अंडर 1/5, अर्थात रूट 1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन अंदर में नीचे में √5 फंसेगा। √2 गुना √2 2 हो जाएगा और √7 से 7 कट गया तो यहाँ भी √1 आएगा, अर्थात 1 होगा। हमने क्या पढ़ाया था कि जो भी संख्या रूट में फंस जाएगी और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे ही क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इस अनुसार हमारा राइट आंसर तीसरा का हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, दो संख्याओं का लोसो तथा मोसो बराबर है तो वह संख्याएं क्या होगी। इसको यह लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़रा सा समझिएगा। मान लीजिए दो संख्या हम ले रहे हैं, हमने दो संख्या उठाया 11 और 11। आप बताओ दोनों का एलसीएम भी क्या होगा? 11 ही होगा। और HCF भी, अर्थात बड़े से बड़े अंक कौन होंगे? 11 होंगे, जिससे 11 कट जाएगा और यह भी 11 कट जाएगा। इससे क्या तात्पर्य निकला कि यदि दो संख्याओं का लोसो तथा मोसो बराबर होगी तो वह संख्याएं भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। दिस इज माय राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.29 पर रैकरिंग। बाबू, रैकरिंग वाला सवाल भी हमने बताया था। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। दशमलव के बाद कितने अंक पर रैकरिंग है, तो देख लीजिए 2 अंक पर रैकरिंग है। जिस अंक पर रैकरिंग है उसको लिख लो, बटा जितने अंक पर रैकरिंग है। कितने अंक पर रैकरिंग है? 2 अंक पर रैकरिंग है, इसीलिए नीचे में 99। यदि इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मान लेते हैं क्वेश्चन आपको दिया रहता 0.362 पर पूरे पर रैकरिंग,
तब क्या करते, तो यह सारे संख्या को हम लिख लेते और बटा में कितने अंक पर रेकरिंग है, तो बाबू 3 अंक पर रेकरिंग है, इसीलिए नीचे में 999 हो जाता। आशा करते हैं यह क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इजी है, इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप बताइए 60 डिग्री को क्या हम थीटा मान सकते हैं? एकदम मान सकते हैं। तो उस हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है। तो बताइए कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर करना है तो कोस 60 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। इसका स्क्वायर है तो बाबू स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 आएगा। तो हमारा आंसर हो गया राइट आंसर ऑप्शन सी। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे आपको बनाने का मन नहीं था, आपने सीधा थीटा का मान पुट करके आप इसको बना सकते थे। कैसे? तो देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का कितना मान होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो बाबू 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4। आप एलसीएम निकालिएगा तो 4 निकलेगा, 4 एकम 4 माइनस 3, अर्थात यहाँ से भी हमारा आंसर 1/4 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? अर्थात 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए कह रहा है शांत। शांत में क्या होता है फॉर्मूला कि आपको बटा में हर हमेशा 2 का पावर m गुना 5 का पावर n फंसना चाहिए। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। इसके बटा में आप देखोगे तो 40 को आप तोड़िएगा तो 8 पंचे 40 और कहीं ना कहीं 8 2 का क्यूब ले रहा है और यह 5 का पावर 1 हो गया। क्या बताइए क्या इस पर नहीं बैठ रहा है? बाकी सब ऑप्शन को देखिए तो नीचे में 2 का पावर m गुना 5 का पावर n नहीं आ रहा है। 11 को आप तोड़ सकते हो क्या? 11 11 121। क्या यहाँ पर 2 का पावर m या 5 का पावर n आया है? तो जी नहीं आया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हो, कर लो। यहाँ भी नीचे में 21 को हमने तोड़ा, 7 × 21 ना 2 और 5 का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है, इसीलिए यह ऑप्शन गलत, यह ऑप्शन गलत। 196 को तोड़िएगा तो 13 गुना 13, अर्थात यहाँ भी नीचे में यह नहीं आया, यह भी आंसर गलत। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? वह शांत था, यह अशांत है। दोनों क्वेश्चन एक ही में देकर क्लियर कर दिया है। देखिए अशांत कौन होगा? जिसके नीचे में अर्थात हर में 2 का पावर m गुना 5 का पावर n नहीं फंसेगा। तो चलिए देखते हैं। बाबू यहाँ फंस रहा है। आप नीचे देखिए ऊपर में 5 है, लेकिन 8 को तोड़िएगा तो 2 का पावर क्यूब होगा। अब कहिएगा सर 5 का पावर n तो नहीं है। तो आप बताओ बाबू, किसी भी संख्या के पावर में 0 देंगे तो वह कितना वैल्यू आएगा? 1 आएगा। तो क्या इसको हम 5 का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। लास्ट में यह हल होकर कहीं ना कहीं 2 का पावर 8 गुना 1 अर्थात 5/8 ही आएगा। इसका मतलब है या तो केवल 2 का पावर m नीचे फंस जाए, या तो केवल 5 का पावर n नीचे फंस जाए, या दोनों फंस जाए, तभी वह क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी, वरना वह अशांत कहलाएगा। तो यह तो शांत हो गया, इसका मतलब यह आंसर हमारा नहीं है। अब लोग कहिएगा कि सर यह हो सकता है 5 × 15। बाबू पहले कटा कर देख लो। 2 × 6 3 दूनी 6, 3 × 5 15। आप देखो नीचे में आ रहा है 5 का पावर n, 2 का पावर m नहीं है, तो हम 2 का पावर क्या कर सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी सॉरी, यह भी क्या है आपका? शांत है। यह भी क्या है? शांत है। तो इसका मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। 512 को जब आप तोड़िएगा तो 512 बाबू 8 गुना 8 गुना 8 आता है। इसका मतलब
8 2 के फॉर्म में टूटेगा और कहीं ना कहीं यह सारे 8 2 में टूटकर 2 का पावर m ही के रूप में आएगा। इसका मतलब C भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि 343 को आप तोड़िएगा तो यह 2 का पावर m गुना 5 का पावर n में नहीं आएगा, ना ही केवल 2 का पावर m लेगा और ना ही केवल 5 का पावर n लेगा। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक लिखें। तो चलिए पहले निकालते हैं 400 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब क्या? वैसी संख्या से इसमें भाग देना है जो 1 से कटती है और अपने आप से कटती है। तो चलिए हमने दिया 2 से 2 दूनी 4 200 बार में, 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर आपका 25 बार में और फिर 5 25। कह रहा है 5 का घातांक। यदि 2 का घातांक पूछता तो देख लीजिए 2 कितना है? 1 2 3 4, तब आंसर हो जाता 2 का पावर 4, अर्थात हमारा घातांक आ जाता 4। लेकिन यहाँ पूछा गया है 5 का, तो 5 देख लीजिए 5 गुना 5 2 बार है, अर्थात 5 का स्क्वायर। तो घातांक की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। 9 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 130 गुना 15 गुना 8 प्लस 10। यहाँ पर देखिए एल्गोरिदम विधि का प्रयोग किया गया है तथा मोसो 130 15 का मोसो जो है वह मोसो एक्स वाई के बराबर है। तो कह रहा है एक्स वाई का मान क्या हो सकता है। यहाँ पर इसने एल्गोरिदम के विधि से एक लाइन बना लिया है। तो चलिए इसको पहले हम लोग पूरा करते हैं और पता करते हैं कि आखिर इसका HCF कितना निकलेगा। एल्गोरिदम विधि में आप जान रहे हैं कि जब लास्ट में 0 आ जाएगा तो वहीं पर हमारा HCF निकल जाएगा। तो बाबू इसको आगे बढ़ाते हुए 15 को हमने यहाँ लिखा और 10 को हमने यहाँ लिखा। 10 एकम 10, एक बार में शेषफल कितना बचा? 5 बचा। अब यह 10 यहाँ आएगा और शेषफल उठकर यहाँ आएगा। 5 दूनी 10 और शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। यह एल्गोरिदम विधि है, अर्थात यहाँ पर शेषफल जब 0 आ गया तो 0 किसके कारण बस आया? 5 के कारण बस आया, अर्थात 5 ही हमारा वह संख्या है जो 130 और 15 का क्या होगा? HCF होगा। HCF कितना हो गया? 130 और 15 का 5 हो गया। अब आप कुछ मत करो, ऑप्शन में आप देखो कि कौन ऐसी संख्या है जिसका HCF 5 निकल सकता है। 8 10 का HCF कभी 5 निकलेगा नहीं, क्योंकि इसका HCF होगा 2। 130 8 का भी नहीं निकलेगा, 15 8 का भी HCF 5 नहीं निकलेगा। लेकिन 15 और 10 वह एक ऐसी संख्या का जोड़ा है जिसमें 5 से भाग लग रहा है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन है रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक है। तो बाबू जब भी परिमेयकरण गुणांक का बात करेगा तो आपको रूट 125 को तोड़ना होगा। यदि आप 125 को तोड़िएगा तो 5 गुना 5 गुना कितना होगा? 5 होगा। पेयर निकल गया। वर्गमूल यदि निकालिएगा तो 5 बाहर और रूट में कितना हो गया? 5। अब क्वेश्चन को आप देखो, रूट 125 हमारा टूट कर आया 5 रूट 5 में। 5 तो खुद एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब है रूट 5 को ही हमें परिमेयकरण गुणांक करना है, और तब यह गुणांक करेंगे तब यहाँ से भी यह कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। इसका मतलब जो रूट के अंदर जो संख्या फंसेगी वही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्व-अभाज्य है। तो पहले तो स्व-अभाज्य समझते हैं। ए बाबू, स्व-अभाज्य का मतलब होता है वैसे संख्याओं का युग्म, अर्थात दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए?
केवल संख्या एक होना चाहिए। यदि आप सहअभाज्य के रूल से देखिएगा तो 15-20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक भी होगा, अर्थात 1 से 15-20 तो कटेगा ही, लेकिन देख लीजिए 5 से भी यह दोनों कट रहा है, इसीलिए यह ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं। आप 13 को भी देखो तो 1 से तो कटेगा दोनों, लेकिन 13 से भी दोनों कट रहा है। मैंने क्या बताया, सहअभाज्य संख्या होने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात दोनों संख्या केवल संख्या 1 से ही कटनी चाहिए, तो यह भी आंसर हमारा नहीं है। 2184 को देखिएगा तो ये बाबू यह 1 से तो कटेगा दोनों संख्या, लेकिन कहीं ना कहीं 21 से भी कट रहा है, इसका मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्योंकि 9 और 16 केवल 1 से ही दोनों कट सकती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रैखिक बहुपदों में शून्यक की संख्या क्या होती है। हमने पढ़ाया था कि रैखिक में शून्यक की संख्या अर्थात x एक ही निकलता है, इसकी वैल्यू केवल एक ही निकलती है। रैखिक बहुपद में x का वैल्यू केवल एक ही निकलता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन यही पूछ देता द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो बाबू द्विघात बहुपद में x का वैल्यू 2 निकलता है, अल्फा और बीटा। जब द्विघात का पूछता तब आंसर हमारा हो जाता 2, और जब त्रिघात का पूछता तो त्रिघात में x का वैल्यू 3 निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तब त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 3 हो जाती। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा हलवा सवाल है, बड़ा एकदम इजी है, एकदम इजी है बाबू। बहुपद x-1 का शून्यक क्या होगा। तो चलिए x-1 का जब भी किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहे तो बराबर में 0 क्या बना दिए, समीकरण। x बराबर -1 उधर गया तो क्या आ जाएगा, +1। तो देखिए चारों ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज माय राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए बाबू, आपको हर हमेशा इसमें 2 फार्मूला याद रखना है। एक अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। आपको बोला 2 शून्यक दिया हुआ है, अर्थात अल्फा का मान दिया हुआ है और बीटा का मान दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ए बाबू, द्विघात बहुपद जब शून्यक का मान दिया रहे तब द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होगा। तो देख लीजिए अल्फ़ा का मान दिया है -4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -4 प्लस 7, तो कितना हो गया, 3। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -4 अल्फ़ा का मान और बीटा 7। एक बात और याद रखिएगा बाबू, जो निगेटिव होता है वह बीटा होता है और जो बड़ा होता है वह अल्फ़ा होता है। याद रखिएगा, जो बड़ा है वह अल्फ़ा है, जो छोटा है वह बीटा है। तो यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन को समझना है, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा 3 निकला, अल्फ़ा इंटू बीटा तो सब चौके 28 माइनस 28 हुआ। तो चलिए यहाँ बैठाते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया बाबू, 3 आया। तो 3 सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो 3x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देख लीजिए कितना निकला है, -28।
और जब इसको आप हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 28। देखिए क्या ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, दिस इज माय राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, अर्थात इस बार आपको योग और गुणनफल दिया है। अभी हम बताए कि सूत्र याद रखिए, शून्यकों का योगफल बराबर होता है द्विघात में -b/a, जबकि अल्फा इंटू बीटा अर्थात इसका गुणनफल होता है c/a। तो कहता है द्विघात बहुपद क्या होगा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। आपको मान दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का पहले से ही 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है कितना 6। तो कुछ नहीं करना है, सूत्र पे बैठाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। तो बाबू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है कितना 5, तो हो गया 5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है कमेंट्स में जल्दी से बताइए। तो बाबू आंसर हमारा सही हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y 8 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या मान होगा। तो यह तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्यों इजी है, तो देखिए आपसे पूछा अल्फ़ा इंटू बीटा और बार बार हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a होता है। तो बाबू आपका जो समीकरण दिया हुआ है इसमें जो y स्क्वायर का गुणांक है वह a कहलाता है, जो y का गुणांक है वह b कहलाता है और जो छुच्छे है अर्थात जिसके साथ कोई चर राशि नहीं है वह c कहलाता है। तो यहाँ से देख लीजिए c का मान आपका छुच्छे कौन है 8 है, तो c का मान हो गया 8 और a का मान बाबू आपका कितना हो गया, तो y स्क्वायर का गुणांक अर्थात चर स्क्वायर का गुणांक जो होता है वही a कहलाता है और यहाँ पर चर y है और y स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है, 1 लिखाया नहीं जाता है इसलिए a का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो चलिए बैठाते हैं c/a 8/1 इक्वल टू 8 अर्थात a दिस इज माय राइट आंसर। आशा करते हैं अभी तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये तो आरो हलवा है, काहे आरो हलवा है काहे कि देखिए बाबू यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है -1 और आपको बोला इसका मान निकालिए। तो करना कुछ नहीं है, जब x का वैल्यू दिया रहता है तो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x दिया है अर्थात जहाँ जहाँ चर राशि दिया गया है उस चर राशि पर एक अर्थात जो x का मान है उसको बैठा दीजिए। तो 3 गुना -1 का स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू -1 दिया हुआ है, -7 गुना -1 प्लस में क्या हो गया 2 हो गया। तो 3 गुना माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, बाबू माइनस के ऊपर में यदि सम संख्या है तो उस वह किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ से 1 माइनस गुना माइनस प्लस 7 और प्लस में 2, 3 गुना 1 3, 7 2 9 और 9 3 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी अर्थात ऑप्शन बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इजी है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या है। हमने आपको बार बार बताया कि जब भी शून्यक बहुपद दिया रहे और शून्यक आपसे पूछे तो बाबू आप इसको समीकरण बना लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। लेकिन जब स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे तो बाबू रूट बन जाएगा और रूट यदि बन गया तो उसके अंदर
प्लस और माइनस दोनों छुपा रहता है, अर्थात x बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 - 2y बराबर 0, 10x + 2y बराबर 32 का क्या हल है। बाबू दो समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाले यह रैखिक समीकरण है। तो करना कुछ नहीं है, आपको 6x - 2y बराबर 0 दिया हुआ है, यह इक्वेशन फर्स्ट है, और 10x + 2y बराबर 32 इक्वेशन सेकंड है। आप एक बात बताओ, मैंने पढ़ाया भी है, आप लोग को बताया है कि जब चिन्ह अलग अलग रहता है और राशि सेम रहता है तब बाबू जोड़ दिया करो, लेकिन जब चिन्ह सेम रहता अर्थात यहाँ भी प्लस रहता तो बाबू कटाने के लिए हम क्या करते, माइनस करते। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2y यहाँ भी है, 2y यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, अर्थात चिन्ह दोनों का अपोजिट है, अर्थात यह यहीं से कट सकता है, अर्थात हमें प्लस करना है। प्लस करे तो यह कट गया, और जब इसको जोड़े तो यह 16x बराबर यहाँ से जुड़कर 32, 16 दूनी 32। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो आप देख लो पहले ऑप्शन से ए और सी, यह तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि x का क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। अब रहा कन्फ्यूजन बी और डी में। तो चलिए किसी भी इक्वेशन में या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में हम क्या करते हैं, x का वैल्यू बैठाते हैं। 6x - 2y फिलहाल हमने किसको पकड़ लिया है, समीकरण 1 को पकड़ा है। तो 6x का वैल्यू 2 - 2y बराबर क्या हो गया, 0। 6 दूनी 12 - 2y बराबर 0। 12 उधर जाएगा तो -2y बराबर -12, माइनस माइनस कैंसिल, 2 छके 12। तो ये बाबू y का वैल्यू क्या निकला, 6 निकला। तो देखिए डी नंबर भी ऑप्शन गलत, और राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी देखिए 21 नंबर कह रहा है कि यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6 तथा 12x + 9y बराबर 15 समानांतर हैं तो p का क्या मान होगा। यह भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही उदाहरण लिया गया है। तो आप बताइए, यहाँ बोल रहा है समानांतर हैं, तो समानांतर बराबर क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है किसका मतलब, समानांतर का मतलब। अब कहने वाली बात है कि a1 क्या है, तो बाबू पहले चर के साथ जो जुड़ा हुआ है वह a1 है, अर्थात a1 का वैल्यू 4 है, जबकि दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है उसके पहले चर के साथ जो जुड़ा हुआ है वह a2 है, अर्थात x के साथ a1 है और x के साथ यहाँ दूसरे समीकरण में a2 है। उसी प्रकार y के साथ जो जुड़ा हुआ है वह b1 है और यहाँ y के साथ जो जुड़ा हुआ है वह b2 है, जबकि जिसके साथ चर मान नहीं रहता है वह क्या है, c1 है और यह c2 है, यह c1 और यह c2। तो हमें तो बस इस पर बैठा कर देखना है। तो इसमें भी चलिए आगे वाले पोर्शन को देखते हैं। a1/a2, तो a1 का मान 4, तो 4/a2 का मान देख लीजिए, x के साथ 12 लगा है तो 12 बराबर b1/b2, तो b1 का वैल्यू p है और कह रहा है p का मान निकालिए। तो यहीं से हमारा c1 c2 देखना भी नहीं है, p और b2 आपका हो गया 9। 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 3p बराबर 9, 3 तिया 9, अर्थात p का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। बाबू याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट पर सारा देख लीजिएगा, समानांतर है और कुछ बातें होती है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण निकाय x + 2y = 3। आप देखिए गौर से, फिर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और यहाँ बोल रहा है अनगिनत हल और फिर कह रहा है k का वैल्यू निकाले। पिछले वाले क्वेश्चन में था समानांतर, इस बार है अनगिनत हल। तो अनगिनत हल का क्या कॉन्सेप्ट है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं। a1 जो x के साथ लगा हुआ है तो x के साथ कुछ नहीं है अर्थात एक छुपा हुआ है 1, और a2 दूसरे समीकरण में जो x के साथ लगा हुआ है तो यह a1 है, यह a2 है। तो a2 कितना हो गया बाबू, 5 हो गया, बराबर b1। पहले समीकरण में जो y के साथ लगा हुआ है वही हमारा b1 है, तो y के साथ कौन लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो 2 बटा, और b2 का वैल्यू देख लीजिए, दूसरे समीकरण में y के साथ k लगा हुआ है इसीलिए b2 k हो गया। चूँकि k का मान निकालना है इसीलिए c1 और c2 को हमने देखा नहीं। कोना कोनी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात कैंची वाला गुना। k को 1 से गुना कीजिएगा k और 5 को 2 से गुना कीजिएगा, 5 दूनी 10। दिस इज माय राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। बाबू 23 नंबर। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को ऑप्शनों को बनाकर देखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम आंसर को देखते हैं और यह आंसर बी होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत है। चलिए इसको हल करते हैं। यह a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab बराबर होगा 3x, क्योंकि गुना हो रहा है, 3x + 4 × 12। तो आया क्या आपका x² + 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4x बराबर 3x + 12। अब देख लीजिए 3x को आप इधर लाइएगा बराबर के इधर, तो यहाँ 3x माइनस में हो जाएगा तो बचेगा क्या, x, और 12 को भी आप इधर लाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -12 बराबर के इधर, तो यहाँ से बचेगा -8, और यह x² तो x²। तो फाइनली आपका क्या आया, x² - 3x - 8। बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण दिया है और इसके मूल बोल रहे हैं। अच्छा, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c होता है, बराबर 0 होता है। और जब इसके मूल कहेंगे निकालने के लिए तो अर्थात x बराबर क्या सूत्र होता है, -b ± √d/2a। ए बाबू d को हम लोग लिख सकते हैं -b, या d विवेचक है, ± b² - 4ac। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है तो देखिए गौर से, a के जगह p को लाया है और b के जगह a के जगह p लाया है, जबकि b के जगह q लाया है और c के जगह r लाया है। कुछ नहीं करना है, आपको वही पुटिंग वैल्यू कर देना है। b के जगह q लाया है तो यहाँ -q हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर b²। तो b आपका क्या है तो देख लीजिए, यहाँ पर b को q माना है, क्वेश्चन में q माना है, यहाँ देख लीजिए q माना है, तो यहाँ हो गया q² - 4, और a के जगह बाबू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, अर्थात हमारा फाइनली जो निकलेगा -q प्लस माइनस q² - 4। a का वैल्यू क्या है, p है, क्योंकि a को p बनाया है, और c का वैल्यू r है, बटा में 2, और a का वैल्यू बाबू p है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इससे डाटा से मिल रहा है। दिस इज माय राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 6x² + 6 + 1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए मूल की प्रकृति जानने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो हमको निकालना पड़ेगा d का मान अर्थात विवेचक। जब भी आपको मूलों की प्रकृति पूछेगा तो आपको विवेचक या विविक्तर निकालना होगा अर्थात d निकालना होगा। d बराबर सूत्र b² - 4ac होता है। बाबू b कौन है और a कौन है, c कौन है। x² के गुणांक में जो रहता है वह a है अर्थात a बराबर 6 निकला। जो x के गुणांक में रहता है वह b है अर्थात b भी आपका 6 निकला। और जो अकेले है जिसको हम ठेठी में छुच्छे कहते हैं अर्थात जिसके साथ चर नहीं है वह बाबू c है अर्थात c = हमारा 1 निकला। तो चलिए बैठाते हैं 6 का स्क्वायर b² - 4 a का मान हो गया बाबू 6 और गुना c का मान हो गया 1। तो यहाँ से आया 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 6 के 24। 36 में से 24 घटाइएगा तो आपका कितना निकलेगा 24 × 30 = 12 अर्थात 12। और जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, यहाँ d का वैल्यू क्या आया है 12 आया है। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा तब इसकी प्रकृति होगी वास्तविक और असमान। दिस इज माय राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3x² - 18x + 6 बराबर 0 के मूलों का योग है। तो चलिए मूलों का योग इस बार पूछा है। ए बाबू हमने अभी बार बार आपको बोला मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और एकर सूत्र की हो -b/a होता है। क्या होता है -b/a होता है। बाबू x² के साथ जो लगा हुआ है वह a है। तो देखिए x² के साथ लगा हुआ 3 है तो यह a का वैल्यू हो गया। और जो x के साथ लगा हुआ है वह कौन है b है। तो अर्थात b का वैल्यू कितना हो गया -18 हो गया। और c के साथ मतलब जिसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है अर्थात चर राशि नहीं लगी हुई है वह c का वैल्यू है। तो चलिए बैठाते हैं b का वैल्यू -18 और a का वैल्यू आपका 3। तो माइनस माइनस प्लस प्लस 18/3 और जब इसको आप कटाइएगा तो बाबू 3 × 6 = 18 अर्थात ऑप्शन नंबर डी दिस इज माय राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। मान लीजिए कोई संख्या 2 लिए हैं और इसका बोला व्युत्क्रम लिखिए तो क्या हो जाएगा 1/2। यदि 1/2 रहता इसका व्युत्क्रम बोलता तब 2। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमको मूल मालूम नहीं है, हमने मूल मान लिया अल्फा और बोला दूसरा मूल उसका व्युत्क्रम है अर्थात अल्फा का व्युत्क्रम 1/α क्योंकि इसके नीचे में 1 छुपा है। तो कहता है क्या होगा, यह ऑप्शन दिया है क्या होगा। थोड़ा सा आप हर क्वेश्चन में जब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। देखिए तो हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं अर्थात अल्फ़ा × बीटा निकाल कर देखते हैं। बाबू अल्फ़ा का मान तो अल्फ़ा ही है लेकिन यहाँ बीटा का मान क्या हो गया है 1/α क्योंकि बोल रहा है मूल एक दूसरे के क्या होंगे व्युत्क्रम होंगे। तो अल्फ़ा हो गया अल्फ़ा और बीटा मेरा हो गया अल्फ़ा का व्युत्क्रम 1/α। तो चलिए बैठाते हैं। तो अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है गुणनफल बराबर c/a। अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा गुना बीटा के जगह 1/α बराबर c/a। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया अर्थात यहाँ देख लीजिए क्या आया 1 = c/a। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो a बराबर c या c बराबर a निकलेगा। तो इसका मतलब देखिए कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी, दिस इज माय राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है 15वां पद निकालें। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिमाग से बनाना है। 15वां पद अर्थात A15, और A15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस, बाबू 15 है तो 1 घटा दीजिए 14D। कितना लिख सकते हैं, 14D। बाबू A का मान कितना दिया हुआ है, 1/2, और D का मान कैसे निकालिएगा, तो पीछे में आगे को घटाना है। तो 1 में -1/2 कीजिएगा तो आपका D का मान निकलेगा 1/2। कितना निकलेगा, 1/2 निकलेगा। कुछ नहीं करना है, बैठा दीजिए। A का वैल्यू 1/2, 15वां पद निकालना है, A15 प्लस, और A15 बराबर सूत्र A प्लस 14D। यदि बोलता A16 निकालो तो बाबू A और 16 है तो यहाँ 1 घटा दो 15D। यहाँ 15वां पूछ रहा था, A15 1/2, 14 का 14, और D का वैल्यू बाबू 1/2, 2 सती 14, 2 सती 14। तो ओवरऑल आपका कितना आया, 1/2 प्लस 7/1। एलसीएम कितना निकला, 2, 2 एकम 2, 1 प्लस 1 दूआ 2 और 7 दूनी 14, अर्थात हमारा निकल गया 14 1 15, 15/2। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज माय राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर देखिए समांतर श्रेणी से ही दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा सा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बाबू निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप ऑप्शन पर गौर करना। यदि पूछा है समांतर श्रेणी है तो बाबू सभी पद में D का मान समान निकलेगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थात वैसा ऑप्शन जिसमें D का मान अलग अलग निकले वही समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आप यहाँ देखो 4 और 10, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है। 10 और 15, इसके बीच का डिफरेंस 5 है, और 15 और 20 के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 5 है। तो क्या यहाँ पर सभी जगह D का मान समान आया है, जी नहीं, D का मान समान नहीं आया है। इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर D। आप एग्ज़ाम में सारे ऑप्शन को चेक कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी देखिए समांतर श्रेणी से ही है। इसमें SN का शायद जिक्र कर रहा है। देखिए 12 पदों का योगफल बोले तो SN, और हमको पता है SN बराबर क्या फार्मूला होता है। SN बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। यह फार्मूला किसका होता है बाबू, SN का होता है। अब देखिए n का वैल्यू क्या है, तो कह रहा है 12 पदों। जिस संख्या में पद लग गया वही हमारा n हो गया। तो बाबू n का वैल्यू आ गया 12, 12/2। 2 तो 2 ए बाबू पहला पद आपको देले है 9, तो 9 हो गया, प्लस n अभी आपने जाना पद जकरा साथ लगल है वही n है, 12 - 1, और D आपको दिया हुआ है -3। कितना दिया हुआ है, -3। तो चलिए 2 × 6 = 12, 6 हो गया, 9 दूनी 18 प्लस, तो अच्छा यहाँ देखिए D -3 है। कितना दिया हुआ है, -3। तो 12 में से 1 जाएगा तो यहाँ तो 11 बचेगा, लेकिन यहाँ प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 11 × 33, तो -33। तो बाबू 6 ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो गुना, और 33 में 18 घटाइएगा तो कितना आएगा, 33 में 18 घटाइएगा तो बाबू देख लीजिए 33, एगो माइनस है एगो प्लस है, तो घटाइए कितना आया, 13 में से 8 जाएगा 5 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, अर्थात 15।
लेकिन देख लीजिए यहाँ माइनस है, अर्थात यह बड़ी है 18 से, इसलिए यह भी माइनस। अब 15 छक्के कितना होता है? 90 होता है, लेकिन यह किस में आएगा? माइनस में आएगा। याद रखिएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन में प्लस 90 भी दिया हुआ है। बहुत लड़का एकरे मार देगा अंधरिया के तरह। अंधरा है, मारिए ऑप्शन नंबर सी। दिस इज माय राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी देखिए कहाँ से आया है। तो अगला क्वेश्चन भी बाबू समांतर श्रेणी से ही लिया है। कहता है कौन सा पद 170 है? देखिए, जब पद पीछे लगेगा, किसी संख्या के पीछे पद लग गया तब वह n है, लेकिन जब किसी संख्या के आगे में पद लग गया तब वह बाबू an का मान है। किसका मान है? an का मान है। तो यहाँ an आ गया 170 और पूछ रहा है पद, कौन सा पद? इसका मतलब हमको n निकालना है। तो चलिए an का फॉर्मूला बैठाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। बाबू an का मान 170, a का मान देख लीजिए अगला पद 17 प्लस कौन सा पद? तो n निकालना है, n-1, और d का वैल्यू तो पीछे में आगे को घटाइए, तो 34 में 17 को घटाए, यह फार्मूला होता है। d बराबर फार्मूला होता है a2 माइनस a1, अर्थात पीछे में आगे को घटाना है। तो 34 में से 17 घटेगा तो बाबू कितना आएगा? 17 ही आएगा। तो d का कितना हो गया? 17। तो देख लीजिए 17 गुना में है, आप किसी भी तरह इसको बना सकते हैं। तो 17 गुना में या 17 को आप प्लस को इधर ही कर लीजिए, आप जो भी करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो 170 में 17 से हमने दे दिया पहले भाग, गुना में था बराबर के इधर आया भाग, इधर बचा 17 प्लस n-1। ए बाबू 17 दाहें 170, 10 बार में कटा 10, 17 को इधर लाइए तो माइनस कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? n-1। तो यहाँ से आ गया -7 और +1 आएगा, यहाँ से +1 बराबर n। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है तो चलिए इसको ज़रा सा फिर से देख लेते हैं। चलिए इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 170 बराबर, अर्थात an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो बाबू an का मान 170 था तो 170 हो गया, a का मान कितना है? 17 है, प्लस n निकालना है n-1, और d का मान कितना हो गया? पीछे में घटाइएगा तो 17 ही आएगा। 7 दूनी 34, 17 ही आएगा। तो चलिए 170 में 17, हमने इस 17 को माइनस कर लिया और यहाँ से 17n माइनस क्या हो गया? 17 हो गया। गुना किए तो घटाइएगा तो 10 में से 7 गया 3 और 6 में से 1 गया 5, 153। यह 17 को लाकर क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, यहाँ हो गया 17n, अर्थात 170 बराबर 17n। 17 से काट दीजिए 10, अर्थात n का मान कितना निकल गया? 10। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर है 32 समांतर श्रेणी पे। कहता है 51, 48, 45 और डैश डैश में 6 में पदों की संख्या क्या है? बाबू इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, आप आराम से निकाल कर इसे कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ऐसे हम बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 16। आप इसको बना भी सकते हैं। देखिए अंतिम पद यहाँ 6 दिया है, तो अर्थात an बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और d बराबर पीछे में आगे को घटाना है तो 48 माइनस 51 कीजिएगा तो आएगा कितना? -3 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, पदों की संख्या अर्थात हमें क्या निकालना है? n का वैल्यू निकालना है। आप क्या करना? an के फॉर्मूला पे बैठा लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है? याद रखिएगा 0 से 50 के बीच में विषम पूछा, अर्थात ऑड पूछा
तो 50 का आधा 25, और यदि सम संख्या पूछता, इवन भी पूछता तो कितना हो जाता, 25 हो जाता। उसी प्रकार मान लीजिए 50 नहीं देकर 0 से 100 के बीच में पूछता तो 100 का आधा कर लीजिए, 50 निकलेगा सम संख्या और 50 निकलेगा विषम संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90। देखिए यह एक त्रिभुज है जिसमें B, कोण B बराबर 90, तो 90 यहाँ बनेगा, यह C होगा और यह A होगा। और इसमें AB का मान दिया है √15 और BC बराबर 1, तो कहता है AC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है 10A का मान। बाबू A के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले तो आप यह बताइए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है अर्थात P/B होता है। लेकिन यहाँ पर A के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए जिसके बारे में पूछेगा, जिस बिंदु के बारे में पूछेगा तो वह बिंदु और 90 डिग्री जिससे रेखा से जुड़ा होगा वह रेखा आधार होगा। तो यहाँ पर आधार आपका AB है, किसके लिए, 10A के लिए, और लंब आपका क्या है, BC है। तो बाबू लंब हो गया अर्थात P हो गया हमारा 1, और आधार चूँकि A के बारे में पूछा है और A यही रेखा 90 के साथ जुड़ी हुई है, तो आधार हमारा हो गया √15। तो देखिए कहाँ है, कोई ऑप्शन है, जी हाँ 34 का ऑप्शन नंबर C, दिस इज माय राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कोसेक फाई बराबर K, तो कोसेक फाई का मान क्या होगा, कोस फाई का मान क्या होगा। अब बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब होगा, H/P होगा, अर्थात H/P का मान दिया हुआ है K अर्थात K/1। तो चलिए एक त्रिभुज बनाए जिसमें आपका कर्ण कितना है, K है, और लंब कितना है, 1 है। तो आधार कैसे निकलेगा, तो B बराबर क्या होता है, √H² - P²। तो बाबू K² हो गया और माइनस P का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर अर्थात √K² - 1। अब आपको पूछ रहा है कॉस का मान, तो कॉस बराबर क्या होता है, आप जानते हो आधार बटा कर्ण होता है, B/H होता है। हमारा B का मान कितना निकला, √K² - 1, और कर्ण कितना है, तो K है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये तो हलवा क्वेश्चन है, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। यहाँ फाई दिया है, ऑप्शन नंबर B। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है cot थीटा इंटू टेन थीटा। थीटा के जगह यहाँ पर x का प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो बताइए थीटा के जगह x रखा है तो यही चीज़, आंसर 37 का 1। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोस फाई बराबर 1/2 तो कोसेक फाई का मान निकालिए। देखिए फिर वही चीज़ है, आप इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। ए बाबू कोस थीटा बराबर दिया है 1/2, आप बताइए 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो कोस थीटा बराबर हो गया कोस 60 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल अर्थात थीटा का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री। तो बताइए कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो बाबू साइन 60 होता है √3/2 और साइन का उल्टा कोसेक तो 2/√3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर B। आप इसको त्रिभुज पर भी बना सकते थे, मान रख कर कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना हो गया 1 और कर्ण का मान 2, तो 1/2 इससे लंब निकाल लेते और उसके बाद वह भी बन जाता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है
थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर वाट। ए बाबू थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप बताइए सेक 45 बैठाइए और प्लस कोसेक 45 बताइए। तो आप जब बैठाइएगा तो सेक 45 का मान क्या होगा, √2 होगा, और कोसेक 45 का मान भी √2 होगा। एक √2 यहाँ, एक √2 यहाँ, तो एक एक 2 अर्थात 2√2, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है √3 tan a बराबर -3, √3 tan a -3 = 0, तो a बराबर वाट। बाबू इसको तो पहले हल कीजिए। √3 tan a -3 बराबर 0, तो √3 tan a -3 उधर गया +3, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 3, √3 गुना में है, आ गया भागा में। परिमेयकरण कीजिए तो √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुना, तो ऊपर आया 3 √3 अब बटा में 3 से 3 कैंसिल। इसका मतलब tan a बराबर आ रहा है आपका √3। आप √3 का मान बताइए क्या होता है। tan के फॉर्म में √3 किसका मान होता है, तो √3 होता है tan 60 का मान। तो बाबू 10 से 10 कैंसिल और a बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेक 35 डिग्री कोसेक 55 डिग्री = वाट। याद रखिएगा जब साइन का बटा के साथ कॉस, टेन का कॉट, या इसको चेंज करके दे, दोनों को चेंज, कोस ऊपर साइन नीचे, कोट ऊपर टेन ऊपर, और उसके साथ थीटा का वैल्यू इस कॉम्बिनेशन में हो, जैसे यहाँ 35 डिग्री ऊपर है और 55 डिग्री नीचे है, क्या दोनों को प्लस करके 90 डिग्री आता है कि नहीं आता है? जी हाँ आता है। तो जब भी साइन बटा कॉस और थीटा इस प्रकार दिया हो कि वह जुड़कर कितना आए 90 डिग्री आए, चाहे टेन या कोट और थीटा का वैल्यू ऐसा दिया रहे कि जुड़कर कितना आए 90 डिग्री आए, या सेक का कोसेक के साथ जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ थीटा देखिए जुड़कर कितना आ रहा है 90 डिग्री, या इसको पलट देता, कोसेक ऊपर चला जाता और सेक नीचे चला आता, लेकिन हर हमेशा जो थीटा का वैल्यू दिया रहेगा वह जुड़कर 90 डिग्री आए, तो आप याद रखना हर हमेशा आंसर 1 होगा। तो 41 का कितना हो गया सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? बाबू कोस 45 का मान 1/√2, साइन 0 का मान, कोट 45 का मान और कोस 60 का मान। तो कोस 60 का मान कितना हो जाएगा? कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2, लेकिन कोट 45 1, और बाबू सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कोट 45 का है, इसीलिए आंसर हमारा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन 30, हलवा क्वेश्चन है, देख लीजिए। साइन 30 का वैल्यू पूछ रहा है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू? तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 = पूछा है वाट। अब आप एक बात बताओ, ए बाबू थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो 100 में 100 आपका मार्क्स मैथ में आने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव में 50 से 50 उठा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। देखिए होता है कि नहीं होता है। अब देखो बाबू यहाँ पर यह चेंज कर दिया है उल्टा, तो आपका जिस सूत्र का कॉम्बिनेशन बैठेगा और उल्टा कर देगा, जैसे कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में आ रहा है सूत्र में और 1 प्लस में, लेकिन यहाँ पलट दिया है, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस बना दिया गया है। तो याद रखना जब सूत्र पलट जाए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा है, लेकिन इसको पलट कर लिखा है, अर्थात जो माइनस है उसको प्लस कर दिया और जो प्लस है उसको माइनस, तो हर हमेशा निगेटिव होगा। इसका सूत्र साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको पलट दिया है, तो बाबू माइनस केवल आगे लग जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से यदि हम माइनस को कॉमन लेंगे
तो बाबू कोस स्क्वायर थीटा जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वह किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर क्या हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा। माइनस को हमने इधर भेज दिया अर्थात माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा -1। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ए बाबू सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। तो अब जब इतना होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है और 1 माइनस में है, लेकिन यहाँ पर पलट दिया गया है अर्थात कहीं ना कहीं टेन स्क्वायर थीटा तो होगा लेकिन ए बाबू यह माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पलटा गया है अर्थात प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बनाया गया है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको पलटा गया है इसीलिए हमने टेन स्क्वायर थीटा में केवल क्या जोड़ दिया, माइनस जोड़ दिया और गुना में क्या था, कोट स्क्वायर थीटा था। अब आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन बाबू यह चेंजिंग के चलते यह प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं होकर हमारा क्या आया था, -10 स्क्वायर थीटा आया था, इसीलिए यहाँ -1 अर्थात 45 का राइट आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साइन अल्फा इंटू कोट अल्फा ए बराबर वाट। ए बाबू साइन अल्फा तो ठीक है गुना कोट अल्फा, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा बटा साइन अल्फा। साइन से साइन कैंसिल और आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थीटा बटे 5 = 12 डिग्री। तो इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो पहले थीटा का वैल्यू निकाल लो। थीटा बटे 5 = 12, तो थीटा बराबर 12, 5 उधर चला गया गुना में, तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। चलिए पुटिंग द वैल्यू रखते हैं, 3 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा अर्थात कोसेक के 60 का मान, तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो 3 गुना कोसेक 60 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। 2/√3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, और किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म होकर वह संख्या बाहर आ जाती है। किसी भी रूट वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म होकर वह संख्या बाहर, 3 से 3 कैंसिल अर्थात केवल 4। ऑप्शन नंबर सी दिस इज माय राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस का पावर 4x = वाट। यह थोड़ा सा लॉजिकल है। लॉजिकल क्या है समझना। देखो बाबू यहाँ से यह हम उठाते हैं, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो ए बाबू साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यह किसका वैल्यू होता है, कोस स्क्वायर थीटा का। बोलो होता है कि नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो आते हैं अब इस पोर्शन की ओर, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस का पावर 4x। तो कोस स्क्वायर एक्स को हमने ज्यों का त्यों रखा, और क्या यहाँ पावर 4 है तो क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से यह ज्यों का त्यों कोस स्क्वायर एक्स प्लस, और कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू अभी आपने निकाला था कितना है, साइन एक्स है, यही तो वैल्यू है। तो हमने यहाँ साइन एक्स और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा = क्या होता है, 1 होता है। तो अर्थात 48 का यहाँ से आंसर कितना निकला, 1। दिस इज माय राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 के बराबर है। बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है बाबू। कोसेक 60 का मान कितना,
2/√3। तो देखिए इसमें से किसका मान 2/√3 का होगा। 60 तो नहीं हो सकता, ये तो √3/2 होता है। 10 60 भी नहीं होगा क्योंकि √3 होता है। कोट 30 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब सेक 30 होगा। क्यों? क्योंकि cos 30 बराबर √3/2 और इसी का उल्टा सेक 30 अर्थात 2/√3। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया सही? ऑप्शन नंबर ए, दिस इज माय राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x, तो कोसेक थीटा बराबर 1, और इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो 50 VBI क्वेश्चन का सेट आपको पसंद आया होगा और यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सारे 50 क्वेश्चन को आप रिवाइज करो, क्योंकि बिहार बोर्ड ने कहा है कि मॉडल सेट पर ही आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जिन्हें वीडियो पसंद आ रहा है, जो चैनल पे नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें, और जो चैनल पे पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम तक नए नए कंटेंट आपके एग्ज़ाम के व्यू से चढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।